हिंदी हमारे लिए मात्र एक भाषा नहीं, बल्कि वह इस देश की अस्मिता का पर्याय है। वह केवल अभिव्यक्ति का माध्यम नहीं, बल्कि हमारी संस्कृति और सभ्यता संपूर्ण क्षमता के साथ हिंदी में ही स्पंदित होती है। यही नहीं, कश्मीर से कन्याकुमारी तक आप अपने हिंदी ज्ञान के बल पर प्रायः सभी से संवाद स्थापित करने में सफल होते हैं। हमने अपनी आजादी की लड़ाई में जनसाधारण से जुड़ने के लिए हिंदी को ही अपनाया। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि संपूर्ण भारतीय भाषाओं में 5 करोड़ पत्र पत्रिकाएं प्रकाशित होती हैं, जबकि केवल हिंदी में 1 करोड़ 5 लाख पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन होता है। आज संपूर्ण विश्व में लगभग 80 करोड़ लोग हिंदी भाषी हैं। निस्संदेह इस दृष्टि से हिंदी का विश्व में तीसरा स्थान है। हिंदी को अब संयुक्त राष्ट्र संघ की भाषाओं में सम्मिलित किए जाने के प्रयास आरंभ हो गए हैं। विश्व के प्रायः सभी प्रमुख देशों के विश्वविद्यालयों में हिंदी का अध्यापन किया जा रहा है। दूसरे शब्दों में कहें तो हिंदी वैश्विक धरातल पर अपनी स्थिति को दिनों दिन सुदृढ़ बना रही है। तब यह सवाल हमें आखिर क्यों कचोटता है कि हिंदी अब तक क्यों उपेक्षित है। एक ओर जहां हिंदी का ध्वज विश्व फलक पर लहरा रहा है, हिंदी को संघ की राजभाषा का गौरव प्राप्त है, तब हिंदी की उपेक्षा का प्रश्न हमारे सामने क्यों है। दरअसल हिंदी की उपेक्षा को हम जनसाधारण की उपेक्षा से जोड़कर अधिक स्पष्टता से समझ सकते हैं। यह एक ऐतिहासिक वास्तविकता है कि आजादी की लड़ाई चंद नेताओं के बल पर नहीं लड़ी गई, बल्कि भारत की विराट जनशक्ति ने इस लड़ाई को अपने लिए चुनौती मानकर स्वतंत्रता के लिए अपना सर्वस्व अर्पित किया। अपना तन मन धन न्योछावर करते हुए सबकी आंखों में एक स्वप्न पल रहा था। जब हम स्वतंत्र होंगे तो विदेशी दासता का प्रत्येक अवशेष नष्ट हो जाएगा। भारतीयता का वर्चस्व हमारे राष्ट्र के केंद्र में होगा। किंतु धीरे धीरे ये सपना धुंधलाता गया। शासन व्यवस्था का पश्चिमी मॉडल हमारे सत्ता के कर्णधारों को उत्तरोत्तर लुभाता गया। गोरे अंग्रेज भले ही सत्ता से बाहर हो गए, किंतु उनका स्थान अब काले अंग्रेजों ने ले लिया। इन काले अंग्रेजों ने जानबूझकर अंग्रेजी का वर्चस्व बनाए रखा, क्योंकि अपनी भाषा में सत्ता संचालन से जनता उनके जंगल तंत्र को पहचान सकती थी। अतः नौकरशाही ने हिंदी को सत्ता के गलियारे से दूर रखकर उसे जनसाधारण की फटी झोली में फेंक दिया। यह एक विडंबना ही थी कि संविधान सभा के विद्वान सदस्य भारतीय भाषाओं में अपने विचार व्यक्त कर पाने में असमर्थ थे। इसलिए स्वतंत्र भारत का संविधान किसी भारतीय भाषा में न बनकर अंग्रेजी में बना। यद्यपि 23 अगस्त 1988 को हिंदी भाषा में संविधान लागू हुआ, किंतु यह प्रावधान किया गया कि संविधान के हिंदी और अंग्रेजी पाठ में यदि अंतर हो तो उसके अंग्रेजी पाठ को ही प्रामाणिक माना जाए। हिंदी की उपेक्षा का इससे ज्वलंत उदाहरण और क्या हो सकता है कि आज भी अंतिम रूप से संविधान के अंग्रेजी पाठ को ही प्रामाणिक माना जाए। इसमें कोई संदेह नहीं कि सरकार ने हिंदी के विकास के लिए उल्लेखनीय प्रयास किए। अनेक हिंदी संस्थानों की स्थापना की गई। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में प्रायः सभी सरकारी उपक्रमों में हिंदी में काम करने के लिए कर्मचारियों को प्रोत्साहित किया जाता है। संसदीय हिंदी सलाहकार समिति ने हिंदी के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया है। प्रतियोगितात्मक परीक्षाओं में भी हिंदी को उसका वांछित प्राप्य मिला है। इन संपूर्ण प्रयासों के बावजूद यह एक कटु यथार्थ है कि आज भी सत्ता की भाषा अंग्रेजी है। हमारी सत्ता के कर्णधार कुछ अपवादों को छोड़ दें तो दूसरे देशों में अंग्रेजी का प्रयोग करते हुए वहां के लोगों को यह एहसास कराते हैं कि भारत की कोई अपनी राष्ट्रभाषा नहीं है। वस्तुतः सत्ता पक्ष द्वारा हिंदी की उपेक्षा का दर्द पिछले 2 दशकों में अधिक गहरा हुआ है। आर्थिक उदारीकरण और वैश्वीकरण के दायरे में धीरे धीरे सभी प्रमुख देश आते गए। भारत भी इससे अछूता नहीं रह सका। विदेशी कंपनियों ने यहाँ अपना प्रभुत्व स्थापित करना आरंभ किया। बाजार ने केंद्रीय स्थिति प्राप्त कर ली। चाहे भाषा हो या साहित्य, सभ्यता हो या संस्कृति, सभी को बाजार की दृष्टि से देखा जाने लगा। उपभोक्तावाद ने भारतीयता की अवधारणा को क्षतिग्रस्त किया।
मीडिया ने बाजार को दृष्टि में रखकर जिस भाषा को अपनी अभिव्यक्ति का माध्यम बनाया, वह हिंदी और अंग्रेजी का विचित्र घालमेल है। इससे हिंदी की प्रकृति को उपेक्षित कर उसका हिंग्रेजीकरण कर दिया गया। हमारे समाज के उच्च वर्ग और उच्च मध्य वर्ग ने इस हिंग्रेजी को अभिव्यक्ति का माध्यम बनाया। भूमंडलीकरण के इस दौर में निजी क्षेत्र में रोजगार के जो अवसर दिख पड़ते हैं, वे या तो सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हैं अथवा विज्ञान की उन शाखाओं में जिनका मानव स्वास्थ्य या मानव समृद्धि से सीधा संबंध है। कहने की आवश्यकता नहीं कि इन क्षेत्रों में अंग्रेजी का ही एक आधिपत्य है। नई पीढ़ी के प्रतिभाशाली युवा इन क्षेत्रों में हिंदी को महत्वहीन पाते हैं। इसका परिणाम यह है कि केवल हिंदी जानने वाले युवाओं का कोई भविष्य इन क्षेत्रों में न होने के कारण हिंदी दिनों दिन उपेक्षित होती जा रही है। सार्वजनिक क्षेत्र में भी अच्छे रोजगार पाने के लिए अंग्रेजी जानना आवश्यक है। ऐसी स्थिति में अभिभावक किसी भी मूल्य पर बच्चों को अच्छे पब्लिक स्कूलों में ही प्रवेश दिलाना चाहते हैं। वे जानते हैं कि अच्छे भविष्य के लिए हिंदी उनके लिए संभावनाओं से शून्य है। वस्तुतः हिंदी की अब तक जो उपेक्षा होती आई है, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण यह है कि हिंदी को आगे बढ़ाने के सारे दिखावों के बावजूद अंग्रेजी को सत्ता और रोजगार की भाषा बनाए रखा गया। सरकारें बदली, लेकिन हिंदी के प्रति सत्ता के कर्णधारों का दृष्टिकोण नहीं बदला। हिंदी को रोजगारोन्मुखी बनाने, उसमें ज्ञान विज्ञान को आत्मसात किए जाने की क्षमता का विकास करने के प्रति किसी ने गंभीरता पूर्वक अपने दायित्व का पालन नहीं किया। हिंदी अब तक क्यों उपेक्षित है, इस पर तो हम काफी बात कर चुके, किंतु क्या हिंदी की इस उपेक्षा का कोई निदान भी है? स्थिति निस्संदेह निराशाजनक है, किंतु असाध्य नहीं। सबसे पहले हमें हिंदी को समृद्ध करना होगा। वर्तमान संदर्भों में हिंदी की स्वीकृति कठिन है। इसके साथ ही हिंदी जानने के प्रति हमें कोई आत्महीनता नहीं होनी चाहिए। हम हिंदी भाषी हैं, इसके लिए तो हमें गर्व की भावना होनी चाहिए। आज हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि हिंदी को अन्य भारतीय भाषाओं के प्रति सहकार और सद्भाव रखना चाहिए। हिंदी दबावों से नहीं बढ़ेगी, उसे तो अन्य भारतीय भाषाओं के बीच सेतु की भूमिका निभानी पड़ेगी। हम में राष्ट्र के प्रति अदम्य निष्ठा होनी चाहिए, तभी हमें अपनी भाषा के प्रति गौरव का अनुभव होगा।